कि विकास तो हुआ है, नहीं मैं आपको करेक्ट करूंगी यहाँ उपाध्याय जी, वो कह रहे विकास तो हुआ है लेकिन जो खामियां आप लोगों ने की है विकास के साथ साथ जो आपने देश को दिया है, बेरोजगारी दी है, महंगाई दी है, आप लोग उस पर बात नहीं करते, आप लोग विकास के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं, उनका आरोप ये है। अब एक बात बताइए, बेरोजगारी का इतना बड़ा मैंने आंकड़ा दिया आपको, एक नहीं 3-3 4-4 आंकड़े दिए, आपको क्या लगता है दर्शक भी देख रहे होंगे ये वाली बात को? चलो बिल्कुल ठीक है। आज यदि हमारे देश में 2014 से 24 तक 22 एम्स का निर्माण होता है, तो क्या एम्स में खाली पड़े हैं क्या? वो वहां कोई डॉक्टर नहीं है, वहां कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, वहां कोई नर्सेज नहीं है, खाली पड़े हैं क्या वो? भाई वहां भी तो काम कर रहे हैं, वो भी तो रोजगार मिला होगा उनको, किसी को नहीं मिला। आज यदि सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वहां भी हायर किए जा रहे होंगे लोग, नहीं किए जा रहे होंगे? आज यदि हमारा देश जो है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब में नंबर 1 है पूरे विश्व में, तो वहां भी लोगों की तो हायरिंग हो ही रही है ना, नहीं हो रही? लेकिन ये समझ नहीं आ रही कांग्रेस पार्टी को या विपक्षी जो इंडिया अलायंस है, ये मैं ना उपाध्याय जी का जवाब पूछ लेती हूँ। जायसवाल जी, मुझे लग रहा है कि जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उपाध्याय जी, विकास को लेकर आप बोल रहे हैं बार बार, रोजगार को लेकर, बेरोजगारी, तो शायद आप समझ रहे होंगे, या फिर इस पे भी आपका कुछ है कि नहीं ये भी गलत है यहाँ पर? जी सुरभि जी, मैं अवधेश भाई के बात पर ही बताया था कि मैं नहीं बोला था कि नौकरी नहीं दिए। 10 साल में 9,27,000 नौकरियां, वो भी आपके आंकड़े, जो भारत सरकार का आंकड़ा होता है स्वरोजगार मंत्रालय का, उसमें 9,27,000 वो भी स्टार्टअप पर नौकरी मिला, जो प्राइवेट नौकरियां उसमें दी गई, सरकारी में भी प्राइवेट नौकरियां, तो उसी के आंकड़े जो आप बोल रहे हैं स्मार्टफोन और ये सब, तो वही नौकरियां हैं। और रही बात की एम्स भागलपुर में भी लोग खोज रहे थे टार्च लेके कि कहाँ है एम्स, तो प्रधानमंत्री जी जाके विदेश में कहते हैं हम रोज IIT बनाते हैं, रोज एम्स बनाते हैं, रोज IIM बनाते हैं, वो तो प्रतिदिन बनाते हैं, वो एक को दिन रुकन रोज नया नया निर्माण करते हैं। देखिए अवधेश भाई अच्छे वक्ता है और अच्छे आदमी हैं, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत बढ़िया आदमी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए सरकार अपनी योजनाओं के साथ आती है, जिस तरह से एक प्रधानमंत्री जिम्मेवार आदमी होते हैं, देश के सबसे बड़े, यानी सबके प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री जिस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कहते हैं, हमारे युवाओं का देश है, जिस तरह से आज बेरोजगारी दर बढ़ते जा रही है, गरीबों को आप राशन मत दो, उनको हाथ में काम दो, कल कारखाने फैक्ट्रियां कितना लगाए, ये नहीं, अभी इनके पास आंकड़ा नहीं होगा अवधेश भाई के पास, जितने चीज था वो बेच दिए और 3.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं MSME में, माइक्रो एंटरप्राइजेस के। स्वामीनाथ जी मैं बता रहा हूँ, 3,16,05,581, नोट कर लीजिए आप, 3,16,05,581 MSME में रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस माइक्रो एंटरप्राइजेस का। जो आप कह रहे हो ना कि काम नहीं मिल रहा, उद्योग नहीं चल रहे, उद्यम नहीं मिल रहे, ये आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए सर्च करके। और जो स्टार्टअप का जो है, स्टार्टअप के ही रजिस्ट्रेशन है ये, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की है अपनी MSME। गूगल का ही ज्ञान है, लेकिन गूगल नहीं, गूगल पे ध्यान नहीं देते हम आंकड़ों पे ध्यान देते हैं। ये आंकड़ा आप देख लीजिए, यही आंकड़े मिलेंगे आपको सब। मैं आंकड़े गिनाते बॉस, आप लोग आंकड़े गिनाने में माहिर हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मिलियन ट्रिलियन कहाँ, आप व्यक्तिगत रूप से जाके मार्केट में सामान खरीदिए, तब महंगाई का पता चलेगा। अगर आपके पॉकेट से पैसा लगता होगा, अगर आपको पसीना से पैसा कमाया होगा, तो आपको समझ में आएगा कि महंगाई कितना बढ़ गया है। और आप बोल रहे हैं नौकरी का, मजदूरों का, आज 10 साल पहले भी उतने मजदूरी था जो अभी भी मजदूरी है, और वो बल्कि हम लोग तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं मनरेगा से लेके सब में, और आप बोल रहे हैं कि मजदूरी, आज हम 10 साल पहले भी 500 रुपया लेबर को देते थे, आज भी 500 रुपया लेबर के दे रहे हैं, तो कौन सा आप महंगाई दर कम किए हैं? 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है महंगाई। और जहां आप गरीब को गरीबे रखकर 80 करोड़ लोगों को आप बोलते हैं फ्री में राशन देता हूं, जो सरकार की योजनाओं लाइए, नए क्रियान्वित कीजिए, कल कारखाने फैक्ट्रियां लगाइए, क्यों आप फ्री में राशन देते हैं? देश का कोई फ्री में राशन नहीं चाहता है। मेहनत कश देश को, हम लोग मेहनत कश देश के हैं, भारत के, हम कर्मण्य सेवाधिके मां फलेषु कदाचनम, हम कर्मयोगी हैं, हमको कर्म कर कर खाना है, मेहनत कर कर पसीना बहाकर खाना है। भीख का राशन देने की बात बार बार आप लोग कह के जनता को, यानी एक तरह का धोखा देते हैं, एक तरह का श्राप देते हैं। जनता चाहता है कि हमें विकास दो, काम दो, योजना दो, हमें युवाओं को रोजगार दो,
किसान का बोले कि लोन माफ, जितना कांग्रेस सरकार में लोन माफ कर दिया गया वो आप सपना भी नहीं देख सकते हैं। ये जो उसके बाद हम तो खाली छत्तीसगढ़ में 167 लाख करोड़ लोन माफ कर दिए थे। आप लोन माफ की बात करते हैं, तब किसान शहादत क्यों होता है? किसान क्यों 770 किसानों को शहादत हुआ? अगर आप सब खरीद देते तो किसान क्यों रोज दिल्ली कूच करता है? किसान क्यों अपना मांग लेकर आता है कि हमारा स्वामीनाथन को आप तो भारत रत्न दे दिए, लेकिन वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू की? क्यों नहीं एमएसपी पर लागे? बड़े पूंजीपतियों के लिए व्यवस्था, उनको कल कारखाने फैक्ट्रिया के लिए फ्री में जमीन पूरे देश में आप देते जा रहे हैं अडानी को, सबको जंगल कटवाया जा रहा है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर सरगुजा का कि अडानी को जमीन दिया जाए। लेकिन देश के लोकतांत्रिक और संविधान का जो नींव है मजदूर, उसको मजबूर किया जाता है। किसान जो हमारा अन्नदाता है वो रोज कूच कर रहा है, आज भी कभी रोक रहा है, रेलवे रोक रहा है, कभी वो भाग रहा है अपने लड़ाई को लड़ने के लिए। खुद बेचारा 13 महीना 14 महीना ये बॉर्डर पर जिस तरह से लोग रहे और उसमें 770 लोगों को शहादत देने के बाद भी अगर आप सूझ ले लिए होते, किसानों की उम्मीद को आप उनके खरे उतरते तो आज किसान नाराज नहीं रहते। युवाओं को नौकरी देने के लिए आप जो बात कर रहे हैं, कोई आप सरकारी धीरे धीरे नौकरियां खत्म करके प्राइवेट कंपनी बनाते जा रहे हैं। आप पेंशन नहीं देना चाहते हैं, ओपीएस नहीं देना चाहते हैं। ये बहुत जायसवाल जी, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे जायसवाल जी एक सवाल रहेगा कि बीजेपी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे आश्वस्त के साथ हर भाषण में कह रहे हैं कि हम 400 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे, अब की बार 400 पार। आप लोग भी गठबंधन में ही हैं, ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से ये तो बोला जा रहा है कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन आप लोगों ने कोई आंकड़ा सेट नहीं किया है। तो आपके हिसाब से कितनी सीट लेकर आएंगे आप लोग? अब मोदी जी 150 सीट से ज्यादा नहीं, 180 और 150 वोट चलिए मान लिया, लिख लीजिए आज का डेट और मैं लिखने के लिए तैयार हूं। मुझे सुनिए जायसवाल जी, मेरी बात नहीं सुनते सर आप। सुनिए पूरा बात नहीं, मेरा सवाल था सर यहाँ पर, मुझे बोलने तो दीजिए कम से कम, मैं आपकी सुनूंगी। उसके बाद मेरा इस सवाल आपसे ये था कि प्रधानमंत्री कहते हैं आपकी बार 400 पार, पूरे आश्वस्त के साथ कि सारे रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे, 2014 का भी 2019 का भी, लेकिन आप लोग कहीं ये नहीं बताते हैं कि आप लोग कितनी सीटें लेकर आएंगे। आप लोगों भी ने तो एक कहीं ना कहीं नंबर पूरी तरह से फिक्स कर रखा होगा ना कि नहीं हमारा भी नंबर ये रहेगा। सुनिए, जब 150 180 में सिमट जाएंगे तो बाकी तो इंडिया का है ना। इंडिया अच्छा, मतलब 543 में से 180 में माइनस कर दूं, माइनस करके सोचिए इंडिया गठबंधन आ रही है। ये इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट, जिस तरह से इंडिया साइनिंग लेकर अटल जी भी अस्वस्थ थे, इंडिया साइनिंग करके आते, इसी तरह से अस्वस्थ हो गया प्रधानमंत्री जी। अहम और अहंकार में क्यों अहम द्वितीयो नास्ति, मैं हूं दूसरा कोई नहीं है। अब जनता जान गई है कि हमको बेरोजगारी की मार, किसान को नहीं मिल रहा है व्यवस्था और युवा हो रहे हैं बेरोजगार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार। 24 में अब हाथ बदलेगा, हालात बदलेगा। 24 में इंडिया गठबंधन के साथ देश बदलेगा, आ रहे हैं और नए समीकरण के साथ, न्याय के साथ, और न्याय की लड़ाई में विजय श्री होगा। सत्य हमेशा जीतता है। आप चाहे जितना झूठ का प्रोपगंडा एजेंडा बना लें, लेकिन अब फंडा चलने वाला नहीं है। एक बार झूठ सह सकता है, 2 बार झूठ सह सकता है, तीसरे बार कोई नहीं आप पर विश्वास करेगा, क्योंकि ना नौकरी है, ना रोजगार है, ना पैसा है, ना व्यापार है। छोटे छोटे व्यापारियों को जीएसटी का मार, ये कितना, कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी जीएसटी का अत्याचार करते हैं। अब सारे लोग समझ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप में विश्व में डंका बजता होगा, लेकिन आप अपने घर में दिया नहीं जला पाए, अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, अपने किसानों को उनका हक नहीं दिला पाए, और मजदूरों के लिए कल कारखाने फैक्ट्रियां नहीं सृजन कर पाए। आप बड़े बातें कर लेते हैं, लच्छेदार बात कर लेते हैं, आपके भाषण में दम होता है, झूठ का प्रोपगंडा एजेंडा आप लोग बनाते हैं, बाद में कहते हैं जुमला निकल गया। उन्हीं के प्रधानमंत्री बोलते हैं 15 लाख, अमित शाह जी बोलते हैं कि ये जुमला था, एक चुनाव। चलिए, मेरा एक सवाल और है सर, तो जनता समझ चुके। मेरा एक सवाल और है सर। चलिए, आपने बोला कि 543 में से 180 माइनस कर दीजिए, तो माइनस करके जो निकल रहा है वो 363 है, ठीक है। अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि जब महामिलान किया था, जब नेताओं का मेला लगा, तो वो नीतीश कुमार थे मेला लगाने वाले, खुद वो साइड हो लिए, है ना। केजरीवाल को लेकर भी बात चल रही थी कि केजरीवाल बनेंगे, हालांकि अब वो जेल में है। तो मतलब कोई चेहरा फिक्स नहीं है। कांग्रेस भी दबी जुबान से राहुल गांधी का नाम तो ले रही है, लेकिन एक
चेहरा कहाँ है, साफ चेहरा, जैसे बीजेपी की तरफ से साफ है कि नहीं? अगर तीसरी बार बीजेपी जीती तो प्रधानमंत्री तरफ से बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारे गठबंधन में जो सबसे जो बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी के रूप में कांग्रेस काम कर रही है, और जो रहेगा तो तय कर लिया जाएगा। उसमें देखिए, माननीय आपके भारतीय जनता पार्टी में कई स्टेटों में मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया गया, और जिसको जानते भी नहीं थे तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा ने निर्णय लेकर चाहे कहीं का चुनाव के अंदर ही हरियाणा का मुख्यमंत्री बदल दिए गए, और कई स्टेटों में, छत्तीसगढ़ में कोई जानता नहीं था कि साय बनेंगे, रमन सिंह को नहीं बने, वहां पर शिवराज चौहान के नाम पे वोट मांगा गया, लेकिन वहां पर यादव जी को बना दिया गया। फिर पार्टी का कुछ एजेंडा होता है, और ये हमारा गठबंधन है, गठबंधन तय कर लेगी। पहले भी गठबंधन तय की थी, तो चुनाव हम लड़े थे तो किसी का नाम लेकर नहीं लड़े थे, और आपको सही समय पर नाम भी पता चल जाएगा, और व्यक्ति का व्यक्तिगत परिचय भी मिल जाएगा, और देश जान जाएगा, क्योंकि बदलाव का एक लहर है। और बदलाव इसलिए है कि महंगाई और बेरोजगारी और निरंतर किसानों को धोखा, मजदूरों को धोखा देने वाली सरकार को बदलने के लिए संकल्प ले। जायसवाल जी, मेरा सवाल अगला अब अवधेश जी से होगा, और इसी के बाद हम इस चर्चा को यहाँ पे हमें समाप्त भी करना है, थोड़ा समय ज्यादा हो चला है। अवधेश जी, आपने सुना भी, मतलब कि 363 इनके हिसाब से, अब 180 अगर आप लोग लेकर आते हैं कांग्रेस के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है 363 पे तो कांग्रेस का ही कब्जा रहेगा, इंडिया गठबंधन का ही कब्जा रहेगा। तो आप इस स्टेटमेंट को लेकर, बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। देखिए सुरभि जी, सपना देखना किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, हर कोई व्यक्ति आजाद है। आप सपना देखें, मैं देखूं, स्वामीनाथ जी देखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिन में सपने देखना ना कहीं सवाल खड़ा करते हैं। दिन में कोई सपना देख रहा है, जैसे हमारे स्वामीनाथ जी कह रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, 363 आ जाएंगे। बताएं कैसे आएंगी, किस मुद्दे से आएंगी आपकी 363 सीटें जो बता रहे हैं आप? अच्छी बात है 363 आए तो, और नहीं आए तो भाई कल को ये मत कहना। देखिए स्वामीनाथ जी, कब से मुद्दे मैं समझ गया, आप मुद्दे समझ नहीं रहे। जायसवाल जी, मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्ड में गरीबों को, युवाओं को, किसानों को, जायसवाल जी, एक मिनट उनको बोलने दीजिए। स्वामीनाथ जी, सनातन के नाम पर, हिंदू के नाम पर नहीं मैं बोल रहा हूँ, हम तो कब से भैया। चलिए अच्छा स्वामीनाथ जी, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं 363 सीटें आएंगी आपकी। आप एक बात ध्यान रखिएगा, 4 जून को आप बैठे और आपने अपनी पार्टी को भी ये जो है मतलब बता दें कि भैया 4 जून को कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर ईवीएम के ऊपर आ जाएं, ईवीएम के ऊपर बात करने लगे। ऐसा मत करना। 4 जून को आज ही बात कर लीजिए, आप मुद्दों को उठा के, बेरोजगारी कर लीजिए, महंगाई पर कर लीजिए, किसानों पर कर लीजिए, कोई भी मुद्दा हो आप उठा लीजिए। लेकिन 4 जून को आप और आपके नेता, जो आपके सहयोगी दल के नेता हैं, वो ढूंढने से नहीं मिलने वाले मीडिया वालों को, ये ध्यान रखना। आप छुप जाएंगे, बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं होगा, कोई नहीं छुपेगा। हम इसी जो कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें थी आपकी, चिंता मत करिए। अच्छा 2019 में कितनी सीटें थी आपकी, बताओ आप। अरे भाई, आप भी 2082 से 92 से लेके आप गिनते 2019 से पूछ रहा हूँ, समय होता है। 2019 में कितनी सीटें थी आपकी कांग्रेस की? आप आने वाले समय को देखिए कि अब 2019 में जो सीटें आपकी आई थी, उससे ये लगा लो आपकी आधी से मतलब पूरी खत्म हो जाएंगी इस बार, आधी तो छोड़ो आप। जनता जो है ना, जनता का रुख आप नहीं समझ पा रहे हो, जनता का मन नहीं समझ पा रहे हो आप केवल गांधी परिवार का मन समझ पा रहे हो, जो गांधी परिवार के मन में है वो समझ पा रहे हो। लेकिन देश की जनता का दर्द ना तो गांधी परिवार ने कभी समझा, ना कांग्रेस पार्टी ने कभी समझा। तो क्या जाने भैया क्या परिवार होता है, क्या गरीब होता है, क्या विकास होता है, क्या युवा होता है, क्या नारी शक्ति होती है, क्या किसान होता है। अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं आप, अडानी की बात पे आ जाइए, अडानी की बात पे आ जाइए, मैं बताता हूँ आपको। दर्द समझते हो, अडानी अंबानी का ही दर्द समझते हैं आप, किसान का दर्द समझते तो 770 किसान शहादत देता क्या? ठीक है, आप बात करते हैं, देखिए स्वामीनाथ जी समझे क्या? आज तक समझे अवधेश भाई, आज तक समझे अडानी की बात आप कर रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, तब जो है सबसे ज्यादा हजारों बीघे जमीन जो है अडानी ग्रुप को दी गई थी गहलोत सरकार द्वारा, याद है आपको? गुरु सुनिए ना, आइए हमारे राजस्थान में आप विजिट करिए,
हमारा व्यापार बढ़ाइए, हमारे राजस्थान का राजस्व बढ़ाइए। छत्तीसगढ़ में जब सरकार थी कांग्रेस की तब कितना काम दिया था अडानी ग्रुप को, वो सब भूल जाते हो आप। देखिए वो ये कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा जब जंगल काट के जमीन दिया जा रहा है भैया, को दिया जा रहा है। आपके भाजपा के सब जगह अडानी मालिक है मोदी जी का, और जिस तरह से 20 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिया गया, ये इस पर जवाब दीजिए ना। 16 लाख करोड़ कर्जा क्यों पूंजीपतियों को माफ किया गया? जीएसटी खून हमारा चूसा जाता है। हम लोग जैसे मिडिल क्लास के लोग खाने पर पीने पर जीएसटी देते हैं, उसको पैसा बांट देते हो या घर से लाके बांट देते हो बड़े पूंजीपतियों का? किसान का लोन तो माफ नहीं करते हो, गरीब का लोन माफ नहीं करते, उसके घर पे कुर्की जब्ती भेज देते हो, और 16 लाख करोड़ माफ कर देते हो अपने साथियों को, जो आपको प्लेन में घुमाता है, जो आपको चुनाव चंदा देता है, जो ब्रांड का बांड बना के देते रहता है चंदा। स्वामीनाथ जी थोड़ा अध्ययन कीजिए, खाने दूंगा। आप चर्चा में बैठते हैं, अध्ययन करके आया कीजिए कि कितनी बेरोजगारी दर घटी है, कितनी महंगाई कम हुई है, कितना विकास हुआ है देश का। ये सब चीजें जब पता चल जाएंगी तो शायद आपको भी जो है सत्य कहने में समर्थ हो पाएंगे। अगर जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आपको ये बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं पता होना चाहिए हर चीज को। हमको सब पता है, भाजपा का एजेंडा प्रोपगंडा। और आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत सरकार में अडानी ग्रुप को हजारों बीघे जमीन दी गई, नहीं पता होगा आपको। मेरे पास आंकड़ा है, बाहर भी अगर आंकड़े बता दिए तो आपको जवाब नहीं होगा, इसलिए चर्चा ना करें इस बारे में। आप चुनावी ब्रांड सबसे बड़ा कोयला का काम किसे दिया? आपने, आपकी सरकार ने अडानी ग्रुप को दिया है। छत्तीसगढ़ में सरकार थी आपकी, सबसे ज्यादा चंदा कौन दिया? अरे चंदा आपको मिला है, चंदा सबसे ज्यादा आपको मिला है। आतंकवादी को चंदा कांग्रेस पार्टी को मिलता है, देश विरोधी जो गतिविधियां शामिल रहते हैं उनका चंदा कांग्रेस पार्टी को मिलता है। चंदा लो धंधा दो। अरे आज चंदा जो मिल रहा है उसकी कम से कम दिखाई तो दे रहा है, कहाँ किसने दिया है? पहले तो कुछ पता नहीं चलता था कहाँ से पैसा आया कहाँ गया। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं दंडा करती। राजीव गांधी फाउंडेशन में किसका पैसा आता है बता दो आप। जिस तरह से लूट कर देश को बीफ व्यापारियों से चंदा, नायर शराब व्यापारियों से चंदा, जो आपको जितने टेंडर जितने देश भर में बना रहे हैं रोड सड़क पुल उनसे चंदा, जो उत्तराखंड में दबे थे मजदूर तो उस कंपनी वाले से चंदा। ये चंदा लो धंधा दो वाली भाजपा अब लोग समझ गए हैं कि कितना चंदा लोगे या धंधा दोगे। अब चंदा पर आपकी जो पकड़ बन चुकी है, लोग देश की जनता समझ गया है कि गरीबों के पेट पर वार कब नहीं सहेंगे। अब अत्याचार बंद करो मोदी जी अपना व्यापार, नहीं तो इस बार 24 में लग जाएगी आपका पार, क्योंकि अब जान गए हैं कि बौखलाहट 24 में लग जाएगी पार। देखो स्वामीनाथ जी कह रहे हैं 24 में लग जाएगी पार, मोदी जी की नैया पार होने वाली है। स्वामीनाथ जी ने बोला है मोदी पे नैया पार नहीं लगेगी, आपका व्यापार बंद हो जाएगी। जो लोगों को ठगने का ठग विद्या लगाया है, जुमलों की बरसात जो दी है। स्वामीनाथ जी आपने बोला है, ये बात रिकॉर्ड हो गई है, चलिए ये बात रिकॉर्ड हो गई है Delhi 24 में।